हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपना स्टडी में जुड़े होंगे। साथियों, मैं रचित कुमार स्वागत करता हूं आप लोग को इस प्यारे से एजुकेशनल प्लेटफॉर्म रचित कुमार स्टडीज पर। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग क्लास 8 के साइंस यानी विज्ञान विषय के चैप्टर नंबर 1 यानी अध्याय 1 है, जो आपका दहन और ज्वाला चीजों का जलना, उसके बारे में आज हम लोग वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। यानी एक ही वीडियो में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। साथियों, मैं आपका किताब दिखा देता हूँ। ऐसा ही आपका किताब होगा, देखिए ऐसा ही आपका बुक होगा और इसमें फर्स्ट चैप्टर आपका देखिए, फर्स्ट चैप्टर यही है। बिहार बोर्ड का ये बुक क्लास 8 का लिखा गया है, भाग 3 है विज्ञान, दहन और ज्वाला और चीजों का जलना। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग जल्द से जल्द अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि आज हम लोग क्लास 8 के साइंस विषय के चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसको देखते हैं जल्द से जल्द। तो साथियों देखिए, आपको सबसे पहले पाठ का नाम है दहन और ज्वाला चीजों का जलना। इसका मतलब हमें समझना है। देखिए, दहन का मतलब क्या होता है? जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उसमें से ऊष्मा और प्रकाश निकलती है। यही प्रक्रिया को हम लोग दहन कहते हैं। यानी जब किसी पदार्थ को जलाएंगे ना, तो उस जलने की प्रक्रिया को ही दहन कहा जाता है। फिर ज्वाला है, यानी जो पदार्थ कोई जलता है ना, तो उसमें से जो लौ रहता है उसे हम लोग ज्वाला कहते हैं। तो दहन और ज्वाला का मतलब समझ गए, चीजों का जलना यानी चीज जलती है। देखिए, एक उदाहरण स्वरूप हम आपको बताते हैं। जैसा कि साथियों देखिए, ये एक मोमबत्ती है ना। देखिए, इसमें से आपको दहन समझना है। तो यानी मोमबत्ती को जलाया जाता है तो मोमबत्ती का दहन किया गया है। और जो ये लौ दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग कहते हैं ज्वाला कहते हैं। आप लोग समझ चुके हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो साथियों देखिए, हमारा अगला क्या टॉपिक है? अगला टॉपिक है दाह पदार्थ और अदाह पदार्थ। दहन और ज्वाला के बारे में समझ गए। और देखिए, दाह पदार्थ और अदाह पदार्थ किसे कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो साथियों देखिए, लिखा गया है कि वैसे पदार्थ जिसे जलाया जा सकता है दाह पदार्थ कहते हैं। यानी जैसे मोमबत्ती का उदाहरण समझे थे, तो मोमबत्ती को जलाया गया है ना, तो वो क्या है? एक प्रकार का दाह पदार्थ है। और अदाह पदार्थ वैसे पदार्थ जिसे जलाया नहीं जा सकता है उसे अदाह पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर को जलाया, जैसे मैं एग्जांपल में ले सकते हैं पत्थर, इसको जलाया नहीं जा सकता है, गर्म कर दिया जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा इससे, तो पत्थर से तो आग लगाया जाता है। तो भाई, पत्थर से आग लगाया जाता है लेकिन उसको जलाया नहीं जा सकता है। उससे निकलती है चिंगारी लेकिन वो जलता नहीं है। ठीक है, पर जो जलाया जाता है दाह पदार्थ, इसमें से आप ले सकते हैं मोमबत्ती को, किसको? मोमबत्ती को, और सारी वस्तुओं को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो दाह के बारे में आप लोग समझ चुके हैं। और ये किसके लिए किया जा रहा है? जलने के लिए। तो जलने के लिए क्या आवश्यक है? यदि हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती के लिए दाह पदार्थ है। तो दाह पदार्थ आवश्यक है ना हमें, जलने वाला पदार्थ आवश्यक है ना जलने के लिए जी। अब हम आगे देखते हैं और क्या जरूरत है हमें जलने के लिए। साथियों देखिए, अब हमारा अगला है ज्वलन ताप। यानी ज्वलन ताप किसे कहते हैं? पहले हम दाह जान गए, फिर ज्वलन ताप को जानेंगे, फिर हम जानेंगे हवा। जलने के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो 3 चीजें की आवश्यक है। मैंने बताया जलने के लिए आवश्यक है कितने चीजों की? तो 3 चीजों की आवश्यक है। पहला दाह पदार्थ यानी जलने वाला पदार्थ चाहिए, फिर उसका ज्वलन ताप चाहिए, फिर वायु यानी ऑक्सीजन चाहिए। तो कैसे चाहिए उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ पहुंचकर जलना प्रारंभ कर देता है ज्वलन ताप कहलाता है, जिसे इग्निशन टेम्परेचर भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, यानी वह न्यूनतम ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है ना, तो उसी को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ज्वलन ताप उसका प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह कैसा है कैसा नहीं है। जैसे मोमबत्ती को मैंने जलाया, देखिए ये मोमबत्ती है, इसको मैंने जलाया तो ये जल्द ही आग पकड़ ली, ना। यही मैं जलाता थी लकड़ी को, तो लकड़ी जल्द आग नहीं पकड़ता। ठीक है ना, क्योंकि उसका ज्वलन ताप बहुत अधिक है और इसका कम है। इससे भी सबसे कम है किसका? तो सबसे कम है हम कहेंगे पेट्रोल का। आपसे एक प्रश्न पूछता है कि पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन से क्या है? तो पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन से कम है। पेट्रोल में जल्द ही आग लग सकती है, आग लगाया जा सकता है केरोसिन की अपेक्षा। ठीक है,
तो पेट्रोल का ज्वलन ताप क्या है, कम है केरोसिन की अपेक्षा। ठीक है, इतना जान गए। और आप सोचे होंगे तो एक बार एक आपका मन में प्रश्न उठ रहा होगा, जलने के लिए 3 चीजें आवश्यक है। हम तो लाइटर से भी जला सकते हैं, वो एक होता है थी लेंस, लेंस से भी जला सकते हैं, और सलाई से भी माचिस जिसे कहते हैं, सलाई कहा जानूंगा में, यस, तो उससे भी जला सकते हैं। तो भाई वो जलाने के लिए बनाया गया है चीज है, और जलाने के लिए क्या आवश्यक है, जलने के लिए किसी पदार्थ को, ठीक है, यानी क्या कर रहेगा तो वो जल सकता है। ये तो उसका जलाने के लिए यंत्र है एक प्रकार का। ठीक है, तो अब हम देखेंगे वायु की कैसे जरूरत है। इसको मिटा देते हैं। अब वायु को देखेंगे, ऑक्सीजन की। वायु में क्या, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हमें क्यों जरूरत है इसको देखेंगे। तो पहले देखे दाह पदार्थ, फिर देखे ज्वलन ताप, और देखेंगे ऑक्सीजन की कैसे जरूरत है। एक क्रियाकलाप आपके बुक में दिया गया है कि एक ऐसा गिलास ले लीजिए, गिलास, और यहाँ पर मोमबत्ती, ऐसे मोमबत्ती रहता है, तो मोमबत्ती ले लीजिए और गिलास ले लीजिए, उल्टा गिलास ऐसे कर लीजिए। ठीक है, और फिर मोमबत्ती जलाइए और गिलास से उसको अपना टोपिए, अपना भाग को तोप दीजिए, और फिर थोड़ा सा उठाइए, तो देखेंगे तो मोमबत्ती बुझने बुझे हो रहा था, फिर जल गया। ये पारदर्शी गिलास होना चाहिए, शीशा का गिलास होना चाहिए। फिर अगर आप उसको बुता देंगे, पूरा गिलास से ढक देंगे ना, तो मोमबत्ती बुझ जाएगी, क्योंकि जितना उसमें ऑक्सीजन रहेगा उतना देर तक जलेगी और फिर बुझ जाएगी। तो इसलिए ऑक्सीजन की जरूरत है जलने के लिए किसी पदार्थ के। आप लोग समझ गए, अब आगे देखते हैं क्या है। तो साथियों आगे आपको दिया गया है एक क्रियाकलाप। क्या दिया गया है, एक क्रियाकलाप दिया गया है। यानी फिर एक क्रियाकलाप, पहले मोमबत्ती वाला देखे ऐसे, ग्लास वाला, फिर और एक क्रियाकलाप दिया गया है, उसको देखते हैं। साथियों देखिए, वो क्रियाकलाप इस प्रकार है कि एक मोमबत्ती लीजिए, एक मोमबत्ती लीजिए, और यहाँ पर एक कागज का बना लीजिए कटोरी। ठीक है, कागज का कटोरी बना लीजिए, और यह जलती हुई मोमबत्ती के पास रखिए। तो मान लीजिए ये है, और फिर एक मोमबत्ती, वही मोमबत्ती से, वही मोमबत्ती से ऐसे कागज का लीजिए, और इसमें क्या भर दीजिए, पानी, जिससे जल भी करते हैं। ठीक है, तो दो दो लीजिए, एक एक सॉरी, दो क्रियाकलाप कीजिए इसमें से ए और बी। तो आपको पता चलेगा कि ए में जो कागज जलाया जाता है तो कागज जल जाएगी, और बी वाला कागज नहीं जलेगी। क्यों, ऐसा क्यों होता है, आपके मन में प्रश्न उठता है। आप लोग क्रियाकलाप कर कर देख सकते हैं। ठीक है, और तो क्योंकि देखिए, ऊष्मा है ना, आग, ऊष्मा, तो ऊष्मा का संचरण कागज से होकर किस में जा रहा है, यहाँ पर पानी है तो पानी में जा रहा है। पानी गर्म हो जाएगी, बट कागज नहीं जलेगी, और इसमें कागज जल जाएगी, और इसमें कागज नहीं जलेगी। यही क्रियाकलाप आपको करने का रहा है कि ऊष्मा का संचरण कागज से होकर पानी में हो रहा है, पानी में हो रहा है, इसलिए पानी गर्म हो जा रही है और कागज नहीं जल रही है। ये सब जान चुके आप लोग, आगे देखते हैं। तो साथियों आपको आगे है एक माचिस की कहानी। माचिस जिससे आप लोग सलाई करते हैं, सभी लोग बताइए कितने लोग के घरों में सलाई कहा जाता है, बताओ जाता है एक बार, कावना घरे सलाई कहल जाला, केकरा घरे, ठीक बा ना। तो अब देखल जाए माचिस के कहानी, सलाई कैसे बन रहे, के बन रहे, कैसे बन रहे, कब बनावल गई रहे, इस सब के बारे में देखा माचिस की कहानी। किसका कहानी देखेंगे, तो माचिस की कहानी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि माचिस का सबसे पहले रोबोट बायल, वैज्ञानिक का नाम लिखिएगा, रोबोट बायल। कौन, रोबोट बायल, 1680 ईस्वी में। कब, पहले समझ लीजिए, मैं लिखवा दूंगा, टॉपिक लिखवा दूंगा। देखिए, रॉबर्ट बायल नाम का एक वैज्ञानिक थे जो 1680 ईस्वी में कागज पर सफेद फास्फोरस और सल्फर लगा धरे हुए थे, लगाए थे, तो कागज जल गई फट से ना।
कमरे की ताप पर ही कागज जल गई। ऐसा प्रयोग किए। फिर 1845 में लाल फास्फोरस का खोज हो गया। 1845 में किसका हो गया? लाल फास्फोरस का, जो आपका है आपके स्लाइड में लाल फास्फोरस का खोज हो गया। फिर उसके बाद में लाल फास्फोरस का खोज हो गया तो माचिस बनाई जाने लगी। तो माचिस की तिली पर लगाई जाती है पोटेशियम क्लोरेट, और माचिस के डिब्बे पर लगाई जाती है आपको लाल फास्फोरस और सल्फर लगाई जाती है। फिर एक सेफ्टी माचिस है, उसका खोज 1855 ईस्वी में कार्ल लुंडस्टाइन ने की थी। तो इतना ही माचिस की कहानी में, इसको मैं टॉपिक बाई टॉपिक लिखवाता हूँ। देखिए, रॉबर्ट बायर 1680 में सफेद फास्फोरस। सफेद फास्फोरस का सबसे प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आप लोग बताइएगा, रॉबर्ट बायर। फिर है आपका लाल फास्फोरस। कोई पूछेगा लाल फास्फोरस का खोज कब हुआ था, तो आप लोग बताना लाल फास्फोरस का खोज हुआ था कब? तो 1845 ईस्वी में। अब कोई पूछेगा माचिस के डिब्बे पर क्या लगा रहता है? डिब्बा, डिब्बा पर माचिस, माचिस के डिब्बा और तिली, माचिस के डिब्बा और तिली पर क्या लगी रहती है? तो डिब्बा पर आपको लगी रहती है लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस प्लस में सल्फर, और तिली पर लगी रहती है पोटेशियम, पोटेशियम क्लोरेट। क्या लगी रहती है डिब्बे पर? लाल फास्फोरस और सल्फर, और तिली पर पोटेशियम क्लोरेट। देखिए, मैं माचिस दिखाता हूँ आप लोग को, क्योंकि विज्ञान क्रियाकलाप से ही चलती है। देखिए, ये माचिस है, और इसमें आप देखिए यहाँ पर जो डिब्बा है उस पर लगा रहता है ये सब लाल फास्फोरस है, जो थोड़ा सा लाल जैसा दिखा, थोड़ा उजला दिखा दे, वो है सल्फर आपका। और देखिए इसमें तिली पर, देखिए तिली है, और इस पर लगाया जो काला है उस पर लगाया गया है आपका पोटेशियम क्लोरेट। तो आप लोग समझ गए माचिस की कहानी। माचिस की कहानी आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब हम अगले देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है आपका साथी, तो आगे है आपका मोमबत्ती की कहानी। माचिस की कहानी जान गए, मोमबत्ती की, जो मैंने मोमबत्ती को दिखाया उसका कहानी देखते हैं। मोमबत्ती की कहानी। तो मोमबत्ती की कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि 1860 में एक वैज्ञानिक थे माइकल फैराडे। कौन थे? माइकल 1860 में माइकल फेराडे एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक भाषण दिया जिसके बाद, जिसमें मोमबत्ती के बारे में उसने कुछ भाषण बताई। उसके बाद में रिसर्च होते गया और पता चला कि मोमबत्ती बनी है यानी मोम प्लस कार्बन से, सॉरी हाइड्रो प्लस कार्बन से, हाइड्रोजन प्लस में कार्बन से बनी है। किससे? तो हाइड्रोजन प्लस में कार्बन। कौन बना है? तो मोम। हाइड्रोजन प्लस कार्बन जिसे कहते हैं हम लोग, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हाइड्रो कार्बन। तो मोमबत्ती यानी मोम किससे बनी हुई है? हाइड्रो प्लस में कार्बन यानी हाइड्रो कार्बन से बनी हुई है। ठीक है। मोम आपको मधुमक्खी के छत्ते से भी प्राप्त किया जा सकता है, और इससे भी बनी हुई है। ठीक है, हाइड्रो प्लस कार्बन से। और मोमबत्ती जलती है तो मोम है और बत्ती जो लगा दिया जाता है, तो इसलिए मोमबत्ती नाम पड़ा है उसका। और जो मोमबत्ती को जला दिया जाता है ना, उसमें से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प। क्या क्या निकलता है जलाने पर? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल वाष्प। क्लियर है इतना? इतना ही तो मोमबत्ती की कहानी में बताया गया है। तो मोमबत्ती क्या माइकल फेराडे ने किए थे? वो हाइड्रोजन कार्बन से बनी हुई है, CO2 और जल वाष्प निकलती है जलने पर। और बताया गया है आप लोग को क्या, इसको पहले मिटा देते हैं। मोमबत्ती के ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं, जिसे दीप्त क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए, मैं मोमबत्ती को लाकर दिखाता हूँ। तो देखिए, मोमबत्ती को मैंने लाया
देखिए उसमें मोमबत्ती कहानी में क्या है कि हाइड्रोजन प्लस में कार्बन से बनी हुई है। आप लोग समझ गए ना, हाइड्रोजन है और कार्बन से ये बनी है और इसमें बत्ती लगा दी गई है तो मोमबत्ती नाम पड़ा है। और ये ज्वाला है, ठीक है। और इस पर जलने पर देखिए यहाँ पर उजला आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा थोड़ा उजला, देखिए ध्यान से दिख रहा है। तो इसको अगर आप जला देंगे ना इसे मार कर माचिस, तो ये भी धर लेगा। तो अगर मोमबत्ती ये इस पर भी आग पकड़ लेगा, ठीक है। और मोमबत्ती को जो ये ज्वाला है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाला, शुरू में मैंने बताया। तो ये ज्वाला है तो इसके 3 क्षेत्र होते हैं। देखिए कितने क्षेत्र होते हैं ज्वाला के, 3 क्षेत्र। और जो पूरा है ज्वाला उसको हम लोग क्या कहते हैं, दीप्त क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दीप्त क्षेत्र। समझिएगा ध्यान पूर्वक, दीप्त क्षेत्र भी कहते हैं। और इनका 3 क्षेत्र होता है। देखिए जो ये बाहर बाहर पीला जैसा दिखा दे रहा है, इसको कहते हैं बाह्य बाह्य भाग। और इससे थोड़ा सा अंदर दिखाई दे रहा है, और शुरू में फिर अंदर दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग कहते हैं आंतरिक भाग। और जो देखिए थोड़ा सा ब्लू टाइप पर दिखाई दे रहा है ना, उसको हम लोग कहते हैं, जो मध्य में होता है मध्य भाग, उसको कहते हैं। तो ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं, बाह्य भाग, आंतरिक भाग और मध्य भाग। इसको हम लोग लिख लेते हैं, तो आप भी लिख लीजिए। देखिए हम लिख देते हैं कि ज्वाला, मोमबत्ती केवल ही नहीं, ज्वाला के सभी चीजों में ज्वाला होती है, सभी चीजों में आग लगती है तो ऐसा दिखाई पड़ता है। ज्वाला कितने क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं। पहला बाह्य भाग, आंतरिक भाग और तीसरा मध्य भाग। आपको मैं समझा दिया कौन आंतरिक भाग है, कौन मध्य भाग है और कौन बाहरी भाग है, ठीक है, समझा दिया मैंने। ज्वाला के 3, ज्वाला को हम लोग कहते हैं दीप्त क्षेत्र भी, दीप्त क्षेत्र, ठीक है। आप लोग मोमबत्ती के बारे में इतना ही पढ़ना है आपको, पढ़ लिए। अब आगे देखते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक है, आग गर्म क्यों होती है। यानी आग जो लगती है ना, आग होती है ना, आपको जो मोमबत्ती भी जलती है ना, देखिए ऐसे करेंगे तो आग गर्म महसूस होगा। ऐसा क्यों महसूस होता है, ठंडे के दिन में कोई आग तपता है तो गर्म महसूस होता है, ऐसा क्यों महसूस होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए लिखा गया है कि जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है। और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जलवाष्प बनता है, मैंने पहले ही बताया। और रासायनिक प्रक्रिया यानी नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह नया पदार्थ काफी अस्थायी होता है, यानी काफी एक ही जगह पर रहता है। और जिस प्रक्रिया में काफी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, यानी ऊर्जा एनर्जी निकलती है, जिसका उष्मीय मान बहुत ज्यादा होने, जिसका गर्म होने का मान बहुत अधिक होता है, और तो आग गर्म होती है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि आग क्यों गर्म होती है। यानी एक रासायनिक प्रक्रिया है, वो जलता है तो उसका उससे एनर्जी, जलने पर एनर्जी निकलती है, यानी ऊर्जा निकलती है, उसका उसमें मान बहुत अधिक होता है और इसलिए आग गर्म होती है। इतना समझ गए। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे हमारा है आग का नियंत्रण कैसे करें। यानी आग जब लगती है तो उसका नियंत्रण, उसका बचाव, उससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है, उससे उस पर क्या हमें करना पड़ता है आग को बचाने के लिए, आग से हमें नियंत्रण रखने के लिए, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए दिया गया है कि आग पर नियंत्रण रखने के लिए आपको सबसे पहले दाह पदार्थ को हटा देना है। यानी दाह पदार्थ किसे कहते हैं, आप लोग को पता होगा, जो जलता है और तो उसको हटा देंगे, दाह पदार्थ को हम लोग हटा देंगे, ठीक है। और फिर है ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देंगे। ऑक्सीजन नहीं, जलने के लिए 3 चीज आवश्यक है, मैंने बताया, दाह पदार्थ और ज्वलन ताप और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ही बंद कर देंगे तो आग तो बंद ही हो जाएगा, और दाह पदार्थ भी हटा दिए। और ऑक्सीजन को कैसे बंद करेंगे, तो उस पर पानी डालकर बंद कर देंगे, इसको भी हटा दिए। फिर उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देंगे, ज्वलन ताप को बढ़ा देंगे। यानी जैसे रहता है पेट्रोल का ज्वलन ताप कम तो जल्द ही आग कर देता है, और लकड़ी जैसा उसका ज्वलन ताप कर देंगे तो उसमें आग नहीं लगेगा, आग बहुत देर से लगेगी। तो उसमें पानी डालेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, तो इससे नियंत्रण हो सकता है। आप लोग कभी कभी सुने होंगे कि जंगल में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा देखिए जंगल में जैसे यह डाली है ना, ये 2 पेड़ है, ये 2 पेड़ है, उसका मान लीजिए डाली है, आपस में टकरा गया, आपस में टकरा गया तो घर्षण के कारण तो उष्मा होती है और आग पकड़ लेती है। तो यहाँ पर सूखी घासें जो होती है,
वो जल जाती है, जिससे सभी पेड़ वो जड़ जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं दावानल। क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। और कभी कभी बिजली से भी, चमकने से भी आग पकड़ लेता है जंगल में। ठीक है, तो जंगल में कैसे आग पकड़ लेता है आप लोग जान गए, और आग पर नियंत्रण कैसे करें इसको भी आप लोग जान गए। आग पर नियंत्रण करने का एक और तरीका है अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र, ठीक है, अग्निशामक यंत्र से भी आग का नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे कि कभी आप लोग देखे होंगे किसी स्कूल में या कभी भी आप लोग दवाखाना में, कहीं भी आप लोग देखे होंगे कि अग्निशामक यंत्र एक लाल जैसा रहता है, लगाया जाता है। यहाँ पर फोटो आपको मिल जाएगा। ठीक है, दिखाई पड़ रहा होगा फोटो, तो इस फोटो दिखाई पड़ रहा होगा, इससे आग को बुझाया जा सकता है। आग पर नियंत्रण आप लोग समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे अग्निकांड क्यों। क्या देखेंगे जी, क्या देखेंगे भाई? अग्निकांड क्यों। आप लोग कहेंगे अग्निकांड ये क्या होता है, तो समझते हैं क्या होता है अग्निकांड। ठीक है, अग्निकांड क्या होता है उसको बारे में हम लोग समझते हैं। यानी आग से कांड होती है, आग से, आग प्लस में कांड, यानी आग से कांड होती है, तो उससे अग्निकांड कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो आग से जो कांड होता है उसे अग्निकांड कहा जाता है। इसे जंगल में को मैंने बताया आग से नहीं हुआ, वो भी एक प्रकार का अग्निकांड है। और वो कोयला का कारखाना में आप लोग देखे होंगे कि अधिक मजदूर मरते हैं, वो अग्निकांड से ही होती है। ठीक है, अग्निकांड भी आप लोग समझ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। इतना इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चैप्टर समाप्त हो चुका है। और देखते हैं अभी कुछ है नहीं है, सभी कुछ मैंने पढ़ा दिया। और फिर आपको किताब में भी दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर अग्निकांड है और दीप्त क्षेत्र मैंने बता दिया पहले ही। और यहाँ पर समझने के लिए दाप पदार्थ दहन ये सब भी मैंने बता दिया, आग गर्म होती है। और यहाँ पर नए शब्द है, यानी शब्द को देखिए, जीवाश्म ईंधन है, अग्निशामक है, दहन है, पूर्ण दहन है, दीप्त क्षेत्र है, चूना पानी है और पूर्ण दहन है। और हमने क्या सीखा इसमें, देखिए यहाँ पर हमने क्या निचोड़ रखा। देखिए, दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है, ये भी सीखा। ज्वलनशील और ऑक्सीजन के बीच की अभिक्रिया है। खाना बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट में हमें ईंधन की आवश्यकता होती है। दहन के लिए दाब पदार्थ, ऑक्सीजन और ज्वलन ताप की आवश्यकता होती है। वह क्षेत्र पूर्ण दहन जो ज्वाला का बाहरी क्षेत्र है, जो लौ पर गर्म करने पर जल होता है, उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जो जलता है यानी उसे दाह पदार्थ और ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और जो नहीं जलता है उसे अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। और वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसे हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। और फिर लिखा है दहन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ को जलने पर ऊष्मा और प्रकाश की निकलती है, तो उस प्रक्रिया को दहन कहते हैं। मैंने बताया, इतना ही है। फिर क्वेश्चन आंसर है, अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर को भी कर देंगे। तो के लिए मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। इससे इस चैप्टर का निचोड़ आपको सभी चीज़ें वीडियो में ही आपको सब याद हो गया होगा। तो कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कैसा लगा वीडियो। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, लव यू, बाय।